प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनका है विषय भूगोल। तो भूगोल के यदि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023-24 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और ये कलेक्शन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त है और एनसीईआरटी बेस है और जो आपका सिलेबस न्यू है उसी के अकॉर्डिंग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए पहला ही प्रश्न दिखा डिस्टेंस आप सभी लोगों को एकदम जानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, पाइपलाइन परिवहन के फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए। देखिए डिस्टेंस जो परिवहन है, पाइपलाइन परिवहन जो किया जाता है, पाइपलाइन के माध्यम से किसी भी वस्तुओं को किसी भी चीजों को जो है, जैसे तेलिंग हो गया, पेट्रोलिंग हो गया, कोई भी चीजें जो पाइपलाइन बिछाकर व्यवस्थाओं को, जैसे सीवर लाइन की बात करें हम लोग, तो पाइपलाइन परिवहन के फायदे और नुकसान क्या है। देखिए डिस्टेंस पाइपलाइन के बारे में अगर बात किया जाए थोड़ा सा परिवहन, तो परिवहन देखिए पाइपलाइन के बारे में बात किया जाए तो देखिए लागत जो होता है इसका प्रभावशीलता सहित कई फायदे करता है। देखिए पहली बात तो ये देखिए न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ लंबी दूरी पर बड़ी मात्रा में तरल पदार्थों की बात हो गई, ठीक है, तरल पदार्थ हो गए, गैसों का परिवहन जो है मुख्य रूप से किया जाता है। यानी पाइपलाइन जो परिवहन होता है मुख्य रूप से डिस्टेंस देखा जाए तो देखिए तरल पदार्थ जो भी होते हैं, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, और भी जो गैस ही चीजें हो गई, तरल पदार्थों में देखा जाए तो सीवर लाइनें हो गई, तो इन सभी को जो होता है वो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से जो होता है डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक लंबी दूरी तक हम लोग इसको फैलाते हैं, ठीक है। कभी कभी देखते हैं कि आप लोग सड़कों किनारे देखते हैं खोद दिया गया है, खन दिया गया है, तो देखिए पाइप बिछता रहता है कि भैया पाइप बन रहा है, जमीन के अंदर से ही बनाया जाता है, आजकल देख रहे हैं लोहे का बनाया जा रहा है, वो जमीन के ऊपर से भी बना दौड़ा दिया जा रहा है। तो परिवहन के देखा जाए तो डिस्टेंस साधन जो है तुलना में देखा जाए तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम होता है, यानी पर्यावरण को ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है। पाइपलाइन जो परिवहन होता है, यानी किस तरीके से बताया जाए तो पर्यावरण को संरक्षण देता है। यानी इसमें क्या होता है डिस्टेंस मुख्य रूप से देखा जाए तो वायु प्रदूषण जो होता है और इसके फैलने की जो जोखिम हो जाती है वो कम हो जाती है। लेकिन एक चीज होता है डिस्टेंस की, पाइपलाइन जो निर्माण होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है, और ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है, समय लेने वाला होता है, क्योंकि अब जमीनों को खोदना है फिर उसमें फैलाना है, तो जाहिर सी बात है। और देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होता है कि रिसाव देखिए रिश्ता बहुत तेज है। आप पाइपलाइन जब बिछा देते हैं, जैसे कई मान लीजिए आप उसमें खराबी हो गई, कहीं से वो फट गया, तो देखेंगे पूरा का पूरा बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत होने लगता है, नुकसान होने लगता है, यानी रिसाव को रोकना भी बहुत कठिन काम होता है, और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना जो होता है वह रखरखाव जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए अन्य परिवहन विधियों की तरह देखा जाए तो ये लचीली नहीं होती है, तोड़ फोड़ और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जो होती है वो संवेदनशील भी हो सकती है। देखिए पाइप आप बिछाए, सीवर लाइन का ही बिछा दिए, अगर आप तोड़ फोड़ कर दिए या अचानक कोई प्राकृतिक आपदा ही आ गया, अगर वो टूट फूट गया तो फिर से उसका पूरा मरम्मत कीजिए, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए डिस्टेंस तो पाइपलाइन जो परिवहन के कई लाभ है तो कई चुनौतियों को भी ये प्रस्तुत करता है। अतः इसका जो प्रबंधन है डिस्टेंस वो मुख्य रूप से देखा जाए तो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न जो था आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पाइपलाइन परिवहन के फायदे और नुकसान। विशेष ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को दिख रही है यहाँ पर, और एक से बढ़कर एक प्रश्नों को शामिल किया गया। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। देश में उपयोग होने वाले कुल पानी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होने की संभावना क्यों है। देखिए डिस्टेंस देखिए कुल पानी में देखा जाए तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होने कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होने की संभावना क्यों है। देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। आप जानते थे कि भारतवर्ष जो देश था वो कृषि प्रधान देश था। देख रहे हैं यहाँ पर देखिए सूर्योदय का समय है, कितना जबरदस्त ये मौसम है, गेहूं के खेतों में यदि आप इस समय देख रहे होंगे तो यही दृश्य आपको दिखता होगा। देखिए जल कहा जाए तो कुल जल जो उपयोग में होते हैं वो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कई कारणों के कारण जो है कम होने की संभावना है। सबसे पहले देखा जाए डिस्टेंस तो आप देख रहे हैं कि हम लोग शहरीकरण को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। शहरीकरण की बात हो गई, औद्योगिकरण की बात हो गई, ठीक है ना। शहरीकरण और औद्योगिकरण, भाई जाहिर सी बात है जब अब शहरीकरण करेंगे और औद्योगिकरण करेंगे तो गैर कृषि क्षेत्रों में देखा जाएगा तो पानी का डिमांड बढ़ेगा। तो भाई जाहिर सी बात है जो जितना भरपूर पानी जब आप कृषि कार्य के लिए दे रहे थे, वो पानी का हिस्सा आपका बढ़ के शहरीकरण और उद्योगों के लिए आ गया, तो पानी की मांग जाहिर सी बात है स्वाभाविक है कि पानी का मांग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है डिस्टेंस। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कृषि में जो होता है वो सिंचाई जो होता है वो प्रौद्योगिकी और जल प्रबंधन प्रथाओं में देखा जाए तो प्रगति ने जल दक्षता में सुधार भी किया है।
जिससे फसल उत्पादन के लिए देखा जाए तो आवश्यक पानी की मात्रा कम हो गई है। देखिए दोस्तों, पहले क्या किया था, तो अब कुछ ऐसे बीजों को भी ला दिया गया है जिसमें कम पानी से ही वो तैयार हो जा रहे हैं। ऐसी तकनीकों को डेवलप किया गया जिसमें पानी की मात्रा कम लगे, कम सिंचाई की जरूरत हो। तो इसलिए भी देखिए कृषि में जो है पानी की हिस्सेदारी कम हुई है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कुछ ऐसी पद्धतियों को लाया गया जिसमें कम पानी वाले फसलों को लाया गया, अधिक टिकाऊ खेती के तरीकों को लिया गया, और पानी के उपयोग में कमी लाने के लिए कई प्रकार की चीजों को सोच रहे हैं वैज्ञानिक, जो उस पर अपने कामों को कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो दोस्तों भविष्य में जो है कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल पानी के अनुपात जो है कम होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इस पर जो है नियमित कार्य हो रहा है। तो देश में उपयोग होने वाले कुल पानी देखा जाए तो कृषि की हिस्सेदारी कम होने की संभावना क्यों है? तो देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। बताया गया आपको शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि तकनीक में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों का। फटाफट से शेयर करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आप सभी लोगों के लिए, भूगोल की कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र चल रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी उपयोग की अवधारणा को समझाइए। देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की जो अवधारणा है वो क्या है? देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में, तो इसमें देखिए मुख्य रूप से जो वे कंपनियों को शामिल किया जाता है जो उन्नत की बात हो गई, तकनीकी उत्पादों की बात हो गई, और सेवाओं के विकास में देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से वो उत्पादन में शामिल है। इसमें देखा जाए तो देखिए अब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में देखा जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को, इसमें दूरसंचार को शामिल किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है, एरो स्पेस को इसमें शामिल किया गया है, और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए आज के समय जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही महत्वपूर्ण ये नेटवर्क है ये भी, ठीक है ना, जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है ना, महत्वपूर्ण जो उत्पाद होते हैं, सेवाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आपके हो गए, अगर हम संचार की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो उसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे मैं आप लोग को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये देखिए लैपटॉप के थ्रू माध्यम से मैं आप लोग को ये देखिए लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, तो ये तकनीक का ही कमाल है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही कमाल है। ठीक है ना डिविजन्स, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये कंपनियां जो होती हैं वो अक्सर जो होती हैं अत्याधुनिक चीजों से होती हैं, मॉडर्न चीजों से वो लैस होती हैं, और अनुसंधान विकास और उन्नत और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, और ये उच्च कौशल देखिए आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपना भूमिका निभाती है, और उच्च कुशल नौकरियां पैदा करने में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो तकनीकी प्रगति में आगे एक गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र का ये मुख्य रूप से जो है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता बताइए। देखिए भारतीय कृषि की अगर विशेषताओं के बारे में चले जाएं तो समझ लीजिए गाथा लिख सकते हैं हम लोग। भारतीय कृषि की विशेषताएं एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के लिए। जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताओं में देखिए, भारतीय कृषि का देखा जाए डिस्टेंस तो विविधता बहुत ज्यादा है। पहली बात तो आप जानते हैं कि यहाँ का जो मानसून है, जलवायु परिवर्तन जो है वो समयों पर मानसून अपने आप क्या होता है, वो चला आता है। भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता इसकी विविधता है। देखिए विविधता विविधता हर मामले में डिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये विविधता अनेकता अनेक, देखिए विविधता में अनेकता बहुत ही जबरदस्त है। भारत की कृषि क्षेत्र में देखिए अपनी विविध कृषि जलवायु है, समय समय पर वो आते हैं, परिस्थितियों के कारण जैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलें और कृषि पद्धतियों का भी अलग अलग विशेषता रखते हैं। देखिए रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई, तो अपने आप वो मानसून चले आते हैं। जैसे चावल बोना है, गेहूं बोना है, दालें बोनी है, कपास हो गया, गन्ना हो गया, फल सब्जियां हो गई, तो अपने आप जब होता है मार्केट ड्यूरेशंस तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो होता है फसलों का उत्पादन अपने आप होने लगता है। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन होता है या जब कृषि जलवायु अपने आप वो चली आती है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भारत जो होती है अपनी पारंपरिक खेतों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें जैविक और टिकाऊ खेती के साथ साथ देखा जाए तो उच्च प्रौद्योगिकी तकनीक का भी प्रयोग करके कृषि आज के समय में हो रहा है। देखिए दोस्तों, भारतीय व्यंजनों की समृद्धि में मतलब कृषि में देखा जाए तो भारतीय व्यंजन जो है यानी भारत की इतने ज्यादा फसलों को तैयार किया जाता है, ये वास्तव में देखा जाए तो पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
परिस्थितियों के लिए देखिए कृषि क्षेत्र जो होता है वो बदलती पर्यावरणीय स्थितियों के लिए देखा जाए तो लचीला और अनुकूल भी बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मानव विकास की बात हो रही है। विकास की बात करें हम लोग दोस्तों, देखिए विकास जो होता है दोस्तों बहुत ही व्यापक शब्द है। और सतत विकास की यदि हम लोग बात करें तो निरंतर जो ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये एक समाप्त तुरंत नहीं होने वाली है, निरंतरता होती है इसमें। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के बारे में बात किया जाएगा। देखिए दोस्तों, तो देखिए शारीरिक जो विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, भावनात्मक विकास हो गया और साथ ही साथ सामाजिक विकास हो गया। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हो जाएंगे? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और साथ ही साथ सामाजिक विकास। देखिए इन चारों विकासों में अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से, देखिए शारीरिक विकास के बारे में, तो शरीर में वृद्धि और परिवर्तन को शामिल किया जाता है। देखिए शरीर में होने वाली वृद्धि और जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग शारीरिक विकास में देखते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, देखिए जब बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, मतलब जो चीजें होती है, मतलब शारीरिक बनावट जो होता है उसका ढांचा चेंज होता है। संज्ञानात्मक विकास का बात किया जाएगा तो उसके अंदर देखिए सोच का, यानी किसी भी समस्या समाधान के प्रति वो किस तरीके से अपने दृष्टिकोण को रख रहा है ये मायने रखता है। और भाषा कौशल का उसके अंदर विकास किस प्रकार से हो रहा है, तो ये जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास। भावनात्मक विकास के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए भावनाओं की समझ और प्रबंधन के साथ साथ जो है सहानुभूति हो और आत्म जागरूकता का विकास भी शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब होता है, भावनाएं आती है, इमोशन आता है, तो ये सहयोग की भाव या किसी के लिए बेहतर कर जाने का भाव, तो ये चीजें जो होती है देखने को मिलती हैं। देखिए सामाजिक विकास में बात किया जाए तो दूसरों के साथ बातचीत करने का और रिश्ते बनाने का और सामाजिक मानदंड क्या है और जो मूल्य क्या है वो समझने की क्षमता शामिल है। ये घटक आपस में जुड़े हुए हैं और किसी व्यक्ति के समग्र विकास और कल्याण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मानव विकास के ये चारों प्रमुख घटक, और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मानव विकास के ये चारों महत्वपूर्ण घटक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं इन प्रश्नों को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में गांव की स्थिति के मुख्य कारक क्या है? देखिए रेगिस्तानी इलाकों में अगर देखा जाए तो गांव की स्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तो जल स्रोत होता है। आप जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में जो होता है जल की समस्याएं होती हैं, जैसे कि देखिए मरुद्यान हो गया या कुएं तक पहुंच, साथ ही साथ व्यापार मार्गों या परिवहन नेटवर्क से निकटता है। पीने की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई, या पशुधन के लिए अगर कहा जाए तो विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बस्तियां अक्सर जो होती हैं प्राकृतिक जल स्रोतों के पास स्थित होती हैं। ठीक है, यानी उनको प्राकृतिक जल स्रोतों पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण देखिए सबसे कारक होता है, यानी प्राकृतिक जल स्रोतों के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो देखिए वाणिज्यिक हो गए और संचार की सुविधा के लिए अगर देखा जाए, वाणिज्य और संचार की सुविधा के लिए गांवों को व्यापार मार्गों के साथ देखा जाए तो रणनीतिक रूप से रखा जाता है। और ये मौसम की स्थिति से सुरक्षा और निर्माण सामग्री को बनाने के लिए देखिए कृषि योग्य भूमि को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। और रेगिस्तानी गांवों के स्थान पर देखा जाए तो एक जो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता बहुत जरूरी होती है, यानी प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेंगे अगर वहां पर उनके पास, तो उनको कोई भी चीजें कर पाना बहुत ही उनके लिए टफ काम रहेगा। देखिए दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये दिखाया जा रहा है आप लोग को, ये जो स्थिति है मरुस्थलीय क्षेत्रों का देखा जाए तो कितने जबरदस्त तरीके से कुछ भी देखिए एकदम पूरा रेत 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 पूरा बालू का बालू 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 बालू। ठीक है दोस्तों, तो चीजें बड़ी विचित्र होती हैं। और कारक देखिए रेगिस्तानी बस्तियों की स्थिरता और लचीलेपन में योगदान देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाँव का की स्थिति को परिवर्तित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ये जो प्रश्न है आप लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट धातु का महत्व और विशेषता समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बॉक्साइट देखिए जो एल्युमिनियम का एस्क होता है Al2O3, ठीक है ना, Al2O3 into 2H2O, तो ये बॉक्साइट हम लोग इसको कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बॉक्साइट जो हो गया, अभ्रक हो गया, तो भारत जो होता है शीर्ष पर है इनके उत्पादन में। ठीक है ना, विश्व में जो है अभ्रक और की बात हो गई, बॉक्साइट की बात हो गई, तो समझ लीजिए विश्व का पूरे 80 से 90% हिस्सा जो है भारत अकेले उत्पाद करता है। ठीक है, एल्युमिनियम का देखिए बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पृथ्वी की पपड़ी में तीसरे सबसे प्रचुर तत्व है, तीसरा सबसे प्रचुर तत्व होता है। ठीक है ना, इसकी प्राथमिक विशेषता क्या होती है? इसकी उच्च एल्युमिनियम सामग्री
जिसमें आमतौर पर देखा जाए तो 50 से 60% जो होता है डिस्टेंस एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है इसमें? 50 से 60% जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। या बॉक्साइट को देखा जाए तो एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत बनाता है, जो एरोस्पेस, क्या होता है डिस्टेंस? एरोस्पेस, निर्माण और परिवहन सहित देखा जाए तो विभिन्न उद्योगों के लिए जो होता है मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं हम लोग। आप देखते हैं कि एल्युमिनियम का तार बनाया जा रहा है, एल्युमिनियम की सामग्रियां मिल रही हैं। एल्युमिनियम जो ऐसा पदार्थ होता है डिस्टेंस, ऐसा ये धातु है कि कई प्रकार के कामों में यूज किया जाता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए रेजिस्टेंस तो बॉक्साइट जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, गिनी और ब्राजील जो है देखिए रेजिस्टेंस इसमें शीर्ष पर है, ठीक है ना। किसके उत्पादन में? बॉक्साइट के उत्पादन में। और अभ्रक के उत्पादन में बताया गया आपको कि मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत की बात होती है, और बॉक्साइट का उत्पादन भी भारत करता है। तो देखिए इसका महत्व क्या होता है? एल्युमिनियम के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जाए तो इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो बहुमुखी और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ये धातु है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम इसमें पाया जाता है, जो तो एल्युमिनियम जान ही रहे हैं आपकी, इसका जो उपयोग है बहुत ही व्यापक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगोल को सभी विज्ञानों की जननी क्यों कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। देखिए भूगोल को सभी विज्ञानों की जननी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उसके पीछे वजह है, क्योंकि इसमें देखिए होता है क्या डिस्टेंस की पृथ्वी के परिदृश्य, पर्यावरण और लोगों और उनके परिवेश के बीच संबंधों का जो अध्ययन करता है डिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं भूगोल। भूगोल क्या होता है? भूगोल के बारे में बात किया जाए, भूधन गोल, ठीक है ना। तो यानी पूरे भूमंडल की बात हो गई। तो पूरे भूमंडल में जो परिदृश्य देख रहे हैं, जिन पर्यावरण से हम लोग घिरे हुए हैं, और जो लोग इस पर निवास कर रहे हैं, और जो हमारे सामने परिवेश है, तो उनके बीच में संबंधों का जो पूरा का पूरा कंप्लीटली अध्ययन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं भूगोल, ठीक है डिस्टेंस। ये महत्वपूर्ण बात है। यह ग्रह के भौतिक और मानवीय पहलुओं की समग्र समझ प्रदान करता है, जो विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की नींव के रूप में कार्य करता है। देखिए भाई जाहिर सी बात है, जब नींव की बात हो गई तो जननी कहना स्वाभाविक होगा। भूगोल देखिए क्या होता है डिस्टेंस, भू विज्ञान की बात करें हम लोग, मौसम विज्ञान की बात करें अगर हम लोग, पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करें अगर हम लोग, मानव विज्ञान की बात करें हम लोग, अगर समाज शास्त्र की बात करें अगर हम लोग, तो सभी को ज्ञान देता है। ये सभी के ज्ञानों को एकत्रित करता है, ठीक है ना। भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान है, समाज शास्त्र, ठीक है ना। तो जिसमें एक मौलिक विज्ञान बन जाता है ये, यानी मौलिक विज्ञान के रूप में जो होता है वो भूगोल जो होता है अपना काम करता है, ठीक है डिस्टेंस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। फटाफट शेयर करिए इसको अपने क्लासमेट पर, अगर जबरदस्त तरीके से और सेशन चाहते हैं ऐसा तो, जो देखिए अध्ययन के कई अन्य क्षेत्रों को जोड़ता है और प्रभावित भी करता है, और देखा जाए तो मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि सभी विज्ञानों की जननी के रूप में जो है, जो भूगोल है वो अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित करता है, या इस मामले में जो है वो भूगोल जो है वो सर्वोपरि रखा जाता है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग का। तो डिस्टेंस ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। फटाफट डिस्टेंस से अपने क्लासमेट पर शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, और बहुत ही परिश्रम से। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस, जब आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। और डिस्टेंस समय बिल्कुल भी नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब कर पढ़िए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर, और जो भी समस्याएं हैं उसको जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है उस पर जाकर आप डिस्टेंस भेज सकते हैं। और जैसे मुझे समय मिलेगा डिस्टेंस, मेरे पास आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी टीम तो है नहीं, एक दो जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट से ये चीजें कुछ काम हो पाता है हम लोगों का। तो लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को सहयोग मिला तो कभी डीजे सर चैनल भी अपनी उस मुकाम पर पहुंचेगा, जब इसके पास भी बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे काम करने वाले, तो बेहतर तरीके से और आप लोगों के लिए जो है कार्य किया जाएगा। ये थ्री वीडियोस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है बड़े संघर्ष के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इस चैनल को एक उचित पहचान दिलाने में अपनी योगदान आप देख सकते हैं, छोटा सा एक काम करके, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।